हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं संघ एवं राज्य उसके क्षेत्र। ठीक है, तो भारत एक संघ है, उसके राज्य उसके क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो ये अनुच्छेद 1 से 4 तक दिया गया हुआ, और ये भाग कौन सा है? एक भाग। तो संविधान में आपको एक भाग 1 में क्या दिया गया? तो संविधान में भाग 1 में आपको दिया गया है ये अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो देखिए, अब संघ में क्या है? संघ और उसका भौगोलिक क्षेत्र। ठीक है, तो संघ में क्या है? संघ और उसका भौगोलिक क्षेत्र। तो संघ में क्या है? केंद्र संघ छात्र प्रदेश है और उसके राज्य हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ लेते हैं अनुच्छेद 1। तो 1 में देखो, इंडिया भारत राज्यों का संघ होगा। ठीक है, और संघ राज्य के क्षेत्र जो होंगे वो सब उसमें शामिल होंगे। ठीक है, तो राज्य हो गया, संघ शासित प्रदेश हो गया, अधिग्रहित क्षेत्र जो होंगे उसके अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो अनुच्छेद 1 में आपका यही है कि इंडिया होगा, भारत होगा, संघ होगा, राज्य शामिल होंगे। ठीक है, तो अनुच्छेद 2 क्या है? तो संसद कानून बनाकर नए राज्य को संघ में शामिल कर सकती है। ठीक है, तो या उनकी स्थापना कर सकती है। संसद नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना की मंजूरी दे भी सकती है, मंजूरी भी दे सकती है, स्थापना कर सकती है, शामिल कर सकती है। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 2 में है। ठीक है, नए राज्यों को जो पहले से भारत संघ में शामिल नहीं है उन्हें मिला सकते हैं। ठीक है, तो ये है, नए राज्यों को जो भारत में नहीं है संघ में उनको मिला सकते हैं। ठीक है, और ठीक है, नए क्षेत्र से राज्य बनाना। ठीक है, राज्य बनाना। सिक्किम एक राज्य नहीं था, तो नए क्षेत्र से राज्य को बनाना। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद 2 में। ठीक है, अब हम लोग ये पढ़ते हैं कि 1961 में गोवा भारत में विलय किया गया। ठीक है, तो ये किसके अनुच्छेद के तहत किया गया? तो अभी हमने आपको बताया है कि जो संघ में नहीं थे उनको शामिल करना। ठीक है, तो अनुच्छेद 1974 में, 1975 में, ठीक है, 35वें और 36वें संविधान संशोधनों का संदर्भ में सिक्किम राज्य जो भारत के साथ एकीकरण से संबंधित थे, शुरू में एक शहर राज्य के रूप में थे, बाद में एक पूर्ण राज्य के रूप में आ गया। ठीक, दूसरा पढ़ लेते हैं अनुच्छेद 3। ठीक है, तो विधेयक संसद को नए राज्य बनाने, मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों सीमाओं में परिवर्तन करने का अधिकार देता है। ठीक है, तो जैसे इसमें उदाहरण के लिए परिवर्तन की सूची से मद्रास से तमिलनाडु बना दिया गया। ठीक है, चेन्नई, मैसूर से कर्नाटक बना दिया गया, उड़ीसा से ओडिशा बना दिया गया, उत्तरांचल से उत्तराखंड बना दिया गया, कलकत्ता से कलकत्ता बना दिया गया। ठीक है, तो ये जो आपके होंगे, तो जो मौजूदा राज्य हैं उनकी उनमें से नए राज्य बनाना। सिर्फ उत्तर प्रदेश को 4 भागों में बांट के नए राज्य बना दें। ठीक है, तेलंगाना और हैदराबाद। तो इस तरीके से जो मौजूदा राज्य है उनमें उनसे नए राज्य बनाना, उनके क्षेत्र में परिवर्तन करना, उनकी सीमाओं में परिवर्तन करने का अधिकार जो देता है वो देता है अनुच्छेद 3। और नए राज्य जो बाहर से लेके आओ, शामिल कर लो, जो राज्य नहीं है उनको नया राज्य दे दो। ठीक है, ऐसा समझ लो, ऐसा पीओके भारत में आ जाए। ठीक है, तो उसको लाना भी अनुच्छेद 2 के तहत आएगा, और उसका कोई नामांकन भारतीय के नाम पर रखा जाएगा, उसको भी जो है वो माना जाएगा। ठीक है, और बाकी नामों में, जो राज्यों के नामों में जो परिवर्तन होगा वो अनुच्छेद 3 के तहत आएगा। ठीक है, उनकी सीमा में कोई परिवर्तन आता है। उत्तर प्रदेश को 4 भागों में बांटने की बात होती है, उत्तर प्रदेश से जो उत्तराखंड जैसे जो बनाया गया है, ठीक है, तो वो आपको अनुच्छेद 3 के अंतर्गत आता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। हम लोग पढ़ते हैं भारतीय संघ की अवधारणा। भारत को विनाशकारी राज्यों का अविनाशी संघ कहा गया है। तो विनाशकारी राज्यों का अविनाशी का मतलब, तो राज्य जो है वो विनाशकारी है, इनको तोड़ा मरोड़ा छोटा बड़ा किया जा सकता है, लेकिन जो संघ है इसको तोड़ा नहीं जा सकता। कोई राज्य को संघ से अलग बाहर चला जाए तो ऐसा नहीं हो पाया। तो इसीलिए भारत को विनाशकारी राज्यों का अविनाशी संघ के रूप में वर्णित किया गया। इसका अर्थ है संघ को नष्ट नहीं किया जा सकता,
लेकिन इसके भीतर राज्यों को परिवर्तित और पुनर्गठित किया जा सकता है। तो ये मतलब आप समझ गए होंगे, तो ये चीज ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। राज्य का पुनर्गठन की प्रक्रिया आखिर क्या है? राज्यों को पुनर्गठन के लिए राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेनी है। जैसे अब सबसे बड़ा सर्वोच्च कौन है, महामहिम कौन है? राष्ट्रपति। तो आपको राष्ट्रपति के पास जाना पड़ेगा। प्रभावित राज्यों की राय लेना अनिवार्य है। अब जैसे कुछ राज्य जो होंगे प्रभावित होंगे उनकी राय लेना अनिवार्य है, हालांकि बाध्यकारी नहीं है, ठीक है। इससे प्रभावित केंद्र शासित प्रदेशों की भी राय लेना आवश्यक नहीं है, ठीक। संविधान की अनुसूची 1 और 4 का संदर्भ लीजिए, संदर्भ, ठीक है। अभी हमने एक तो पढ़ ही लिया कि भारत संघ होगा, सभी राज्य इसके होंगे, जो क्रमशः राज्यों के नाम राज्यसभा की सीटों के आवंटन से संबंधित है, ठीक है। तो राज्यों के नाम जो किसमें दिए गए हैं वो अनुच्छेद 1 में दिए गए हैं, ठीक है, और अनुसूची में दी गई है। तो 1 अनुसूची और 4 अनुसूची के संबंध में है, संदर्भ में है, जिसमें सीटों से संबंधित है। चलो अनुच्छेद 4 देख लेते हैं हम लोग। इसमें अनुच्छेद 2 और 3 के तहत जो बनाया गया है कोई भी राज्य, तो अनुच्छेद 368 के तहत संवैधानिक संशोधन माना नहीं जाएगा, संवैधानिक संशोधन नहीं माना जाएगा, ठीक है। इसका तात्पर्य है कि ऐसे कानून संसद में साधारण बहुमत से पारित किए जा सकते हैं। इसका तात्पर्य है कि ऐसे कानून संसद में साधारण बहुमत से पारित किए जा सकते हैं, ठीक है। तो जैसे अब राज्य जो है कोई जरूरी नहीं कि 368 के संवैधानिक संशोधन के तहत ही बनाया जाए, तो साधारण बहुमत से राज्यों का गठन किया जा सकता है, ऐसा इन्होंने बात की है यहाँ पे। संवैधानिक संशोधन, साधारण बहुमत क्या होता है? जैसे कि उपस्थित मतदाता 50% से अधिक, ठीक है। विशेष बहुमत का उपस्थित मतदान करने वाला 2/3 बहुमत, ठीक है। उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, ठीक है। अब विशेष बहुमत और राज्य विधानमंडलों का अनुमोदन, विशेष बहुमत के साथ आधे से अधिक विधानमंडलों का अनुमोदन आवश्यक है, उन संशोधनों के लिए आवश्यक है जो भारत के संघीय ढांचा को प्रभावित करते हैं। तो ये बहुत इंपोर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा, कथन इसमें आते हैं। ठीक है। तो भारत अपना क्षेत्र अन्य देश को, बेरूबारी केस 1960 इस मामले में यह स्थापित किया गया। वही केस है कोई बेरूबारी केस 1960 में ये इस मामले में स्थापित किया गया कि भारत संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत अपना क्षेत्र किसी अन्य देश को नहीं सौंप सकता है। इस उद्देश्य के लिए एक संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता है, ठीक है। ठीक, और ये संविधान संशोधन क्या है? अब 16वां अधिवेशन जो संशोधन हुआ था अगस्त 2015 को, अधिनियमित संशोधन भारत बांग्लादेश के बीच भूमि समझौता संभव हो गया था, ठीक है। तो प्रभावित राज्य इसमें कौन थे? पश्चिम बंगाल था, त्रिपुरा था और मेघालय था, ठीक है। तो अंततः इस क्षेत्र बांग्लादेश को तात्पर्य उन भारतीय क्षेत्रों से है जिन्हें बांग्लादेश को हस्तांतरित कर दिया गया था, ठीक है। तो कुछ भारत के क्षेत्र थे वो बांग्लादेश को दे दिए गए। अंतः क्षेत्र को इसके तहत उन बांग्लादेश और इस क्षेत्र भारत को, ठीक है, इस तात्पर्य बांग्लादेशी बस्तियों से जिन्हें भारत को हस्तांतरित कर दिया गया था, ठीक है। अंतः क्षेत्र भारत को, तो कुछ उधर दे दिए गए कुछ उधर दे दिए, तो भारत बनाम बांग्लादेश देखते हैं। भूमि समझौता क्या था? इस समझौता में 1974 में हस्तांतरित हुए थे, 2015 में क्रियान्वित किया गया था। इसका उद्देश्य था दोनों देशों के बीच सीमा विवादों को बस्तियों के आदान प्रदान के मध्य सुलझाया जाना था, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ते हैं कि देशी रियासतों का विलय किया गया था। तो उस समय देखिए भारत में देशी रियासतों का विलय स्वतंत्रता के बाद एक महत्वपूर्ण घटना थी। 1947 में ब्रिटिश सरकार के भारत छोड़ने के बाद में लगभग 565 देशी रियासतें थी। इन रियासतों को भारत में शामिल होने, पाकिस्तान में शामिल होने का स्वतंत्र विकल्प दिया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल की कोशिशों के परिणामस्वरूप ज्यादातर रियासतों ने भारत में शामिल होने का फैसला किया था। 500
62 रियासतों ने भारत में विलय कर लिया था, यानी 565 में 562। अब 3 जो थी वो नहीं कर रही थी। वो 3 कौन सी थी वो चलो हम बताते हैं। ठीक, तो पहली थी जूनागढ़, ठीक है, दूसरी थी हैदराबाद, तीसरी थी कश्मीर। ठीक, तो नवाब ने पाकिस्तान में सोने का फैसला किया था, लेकिन जनमत संग्रह के बाद ये भारत में शामिल हो गया। ठीक है, अब भाई देखो नवाब थे, वो शामिल होना चाहते हैं, जनता नहीं शामिल होना चाहती है। तो जनता से पूछा गया कहाँ रहना चाहते थे, कहा भारत में। तो नवाब को आज़ादी थी, वो पाकिस्तान चले जाए या भारत में रहे। ठीक है, ऐसे ही हैदराबाद के निजाम भारत में शामिल होने से इनकार कर दिया, लेकिन भारत सरकार ने पुलिस कार्यवाही की। अब देखो ऐसा होता है ना कि देखो हैदराबाद जो था वो सेंटर में था, भारत के दक्षिण में। ठीक है, और वहाँ की जनता भी मुस्लिम थी, तो वो भी पाकिस्तान में जाना चाहती थी, और हैदराबाद का निजाम भी पाकिस्तान में जाना चाहता था। तो अब पाकिस्तान में जाने का मतलब ये था कि ये लोग वहाँ चले जाएं, लेकिन ये लोग वहाँ नहीं जाना चाहते थे। वो चाहते थे कि जिस जगह पे रह रहे हैं उसी को पाकिस्तान का हिस्सा घोषित कर दिया जाए। बस ये जो बात थी ये वल्लभ भाई पटेल को भाई नहीं पसंद आई कि देखिए कि आप भारत में रहना नहीं चाहते हैं तो आप पाकिस्तान चले जाइए, लेकिन अब वो भारत के दिल में पाकिस्तान बना दिया। जैसे ये इंडिया है, ये हैदराबाद है, ये यहाँ के नवाब, यहाँ की जनता पाकिस्तान में शामिल होना चाहती थी। तो उनका शामिल होने का मतलब था कि इस देश को पाकिस्तान कह दो। तो पाकिस्तान ऐसे हो जाता है, बांग्लादेश वाला पाकिस्तान, ये वाला पाकिस्तान, 3 पाकिस्तान हो जाते हैं। तो ये भैया नहीं, तो उन्होंने कहा या तो इसी में शामिल हो जाओ या तो यहाँ से पाकिस्तान चले जाओ। लेकिन पाकिस्तान जाना चाहते नहीं थे, लेकिन इसको पाकिस्तान बनाना चाहते थे। तो बस इसी के आधार, पुलिस कार्रवाई के आधार पर हैदराबाद को शामिल कर लिया गया। ठीक, और ये लोग दंगे भी बहुत कर रहे थे, हिंदुओं को मार रहे थे वहां से। ठीक है, कश्मीर की राजा ना तो भारत आना चाहता था, ना पाकिस्तान में शामिल होना चाहता था, लेकिन बाद में उसने भारत में विलय करने का विलय पत्र में हस्ताक्षर कर दिया। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की सेना लगभग आधे घुस आई थी और वो राजा को मार के कश्मीर को हासिल करना चाहते थे। राजा हिंदू था, इसलिए उसने भारत को चुना। चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। राज्यों का पुनर्गठन। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 संसद को निम्न शक्तियां प्रदान करता है। अब हम लोग 3 अनुच्छेद पढ़ रहे थे। ठीक है, तो किसी राज्य का उस क्षेत्र के अलग करके, ठीक है, 2 या 2 से अधिक राज्य या राज्यों को भागों को मिलाकर किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग में मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकती है। जैसे हम क्या करें क्या हो सकता है ऐसा समझ लो। जैसे उत्तर प्रदेश को तोड़कर हम उसके 4 राज्य बना दें तो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत, या हम बिहार और उत्तराखंड को जोड़ के एक राज्य बना दें तब भी वो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत आएगा। ठीक है, ठीक है, किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकती है, किसी राज्य क्षेत्र को घटा सकती है, किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकती है, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है। हम उत्तर प्रदेश को हरि प्रदेश कह दें या, ठीक है, समझ गए होंगे आप। राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित समितियां और आयोग। अब राज्यों के गठन संबंधित जो समितियां और आयोग बनाए गए उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, एक था धर आयोग। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 27 नवंबर 1947 को न्यायमूर्ति के धर्माध्यक्षता में भाषी प्रांत का आयोग का गठन किया। भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के विचार पर धर आयोग ने अपनी सिफारिश में कहा कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर न होकर प्रशासनिक सुविधा के आधार पर किया जाना चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद आई JPVV समिति। राज्यों के पुनर्गठन समिति धर आयोग की सिफारिश के बाद भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन का आंदोलन और अधिक तीव्र हो गया। इसके समाधान के लिए कांग्रेस सरकार ने 1948 JV समिति का गठन किया। 1948 में ये हुई। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार वल्लभ पटेल ने, सिद्धार्थ प्रधान सम्मिलित थे। JV समिति ने देखो जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और ये पट्टाभी सिद्धारमैया ने रिपोर्ट प्रस्तुत की 1949 में, और इस सिफारिश में भाषा के आधार पर राज्य पठन को अव्यवहारिक बताया। ठीक है, ठीक है, भाषाई राज्य पुनर्गठन आंदोलन 56-58 दिन की भूख हड़ताल के बाद पुट्टी श्रीरामुलु का निधन हो गया, और अक्टूबर 1953 में सरकार को विवश होकर भाषा के आधार पर उनकी मांग को स्वीकार करके मद्रास तेलुगु भाषी समिति को अलग करके आंध्र प्रदेश राज्य का
गठन किया गया, यानी मद्रास को भागों में डिवाइड करके एक तेलुगु राज्य को आंध्र प्रदेश और बनाया गया। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं फजल अली आयोग। आंध्र प्रदेश के निर्माण के बाद अन्य राज्य भी भाषा के आधार पर पुनर्गठन की मांग करने लगे। इस प्रकार दिसंबर 1953 में फजल अली आयोग का गठन किया गया। इसमें 3 सदस्य राज्य पुनर्गठन हुआ, जिसमें फजल अली, के.एम. पडिक्कर एवं एम कुगरू 2 अन्य सदस्य थे। फजल आयोग ने 1955 सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी। निम्नलिखित सिफारिश थी। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन तार्किक रूप से व्यवहारिक नहीं है। ऐसा कोई राज्य बनाना संभव नहीं जो पूर्णतः एक भाषी हो। किसी भी अन्य राज्यों के गठन में राष्ट्रीय सुरक्षा, वित्तीय, प्रशासनिक कुशलताओं का अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। तो राष्ट्रीय सुरक्षा होनी चाहिए, वित्तीय होनी चाहिए, प्रशासनिक कुशलता होनी चाहिए, और राज्यों का वर्गीकरण भाग का खा गा घा आदि में करना सही नहीं, क्योंकि उन्हें एक भाग में शामिल किया जाए। उन्हें का शामिल नहीं, उन्हें एक भाग में शामिल किया जाए। फजल अली आयोग ने 16 नए राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के निर्माण की सिफारिश की, लेकिन सरकार ने 1956 में सिफारिश में कुछ परिवर्तन करते हुए 1 नवंबर 56 में 14 नए राज्य, 6 केंद्र शासित राज्यों का निर्माण किया। ठीक है, 14 नए राज्य और ये 6 नए। तो ये 14 नए राज्य थे असम, बिहार, मुंबई, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और आंध्र प्रदेश, दिल्ली, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश और त्रिपुरा, जो आपके थे केंद्र शासित प्रदेश थे, यानी दिल्ली, हिमाचल और ये 5वां जो अंडमान निकोबार लक्षद्वीप में निकाय में द्वीप। देखिए, जो पहला राज्य जो बना था 1 अक्टूबर 1953 को, वो आंध्र प्रदेश। फिर उसके बाद बम्बई को तोड़कर जो बनाए गए थे 1 मई को गुजरात और महाराष्ट्र 1960 में, इसलिए दोनों का समय एक ही साथ है, जो कि बम्बई को तोड़ के बनाए गए थे। ठीक है, फिर उसके बाद में आप देख लीजिए ये नागालैंड 1 दिसंबर 1963 को बना। कभी कभी देखो इनका सीक्वेंस आ जाता है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो आंध्र प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, फिर चलते हैं साउथ नॉर्थ ईस्ट, और फिर हरियाणा, ठीक है, और हिमाचल प्रदेश। तो ये देखिए हिमाचल प्रदेश पहले जो केंद्र शासित प्रदेश था, ठीक है, 47 में, और इसको राज्य क्या बन गया 1971 में, ये आपका बन गया। और ये देखो पीसीएस में क्वेश्चन आया था 2025 में, हरियाणा इनको सीक्वेंस लगाने के लिए। ठीक है, तो कठिन था थोड़ा, लेकिन उनके लिए जिन्हें पढ़ा नहीं था, लेकिन जो पढ़ रहे हैं उनके लिए ये आपके हिस्से से आएंगे तो आसान हो जाएगा। ठीक है, तो हरियाणा का निर्माण हिमाचल प्रदेश से पहले हुआ, इस चीज को ध्यान रखना। फिर 1975 को सिक्किम, ठीक है, फिर सिक्किम के बाद में मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, इनको असम से काट के बनाया गया है 20 फरवरी असम 1947 में। ठीक है, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ को ये होगा साथ मध्य प्रदेश से, और ये उत्तराखंड, और फिर झारखंड बिहार से, और तेलंगाना